गुड मॉर्निंग फाइटर्स, वेलकम टू डैलियम इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको पता है कि हम सामान प्रबंधन की एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसके पहले से 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इसके पहले लास्ट वाला जो वीडियो था वो सामान प्रबंधन के ऊपर टॉपिक, उसमें प्रशासन, प्रबंधन, संगठन और इसमें क्या डिफरेंस होते रहे, इसके अलावा प्रबंधन के क्या महत्व है, इसके क्या पर्पस है और प्रबंधन के कितने लेवल होते थे, उनके बारे में बात की थी। परंतु इस वीडियो में आज का टॉपिक अपना जो रहेगा वो है कि प्रबंधन के सिद्धांत और जो हैंडी फ्यूल है, जो कि प्रबंधन के सिद्धांत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम ख़राब करे अपन स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है, प्रबंधन के सिद्धांत। तो जैसा कि पता है कि जो प्रबंध है वो अपने विचारों से क्या होता है, प्रभावित होता है। मतलब प्रबंध के जो सिद्धांत बनाने के लिए जो विचार हैं, उन विचारों में पहले क्या किया गया था, एनालाइज किया था, और एनालाइज करके उनके परिणाम क्या हुए उसके बारे में डिटेल से उन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने इसी को काय का रूप दे दिया, एक प्रबंध के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। तो प्रबंध का सिद्धांत होता क्या है? तो प्रबंध का सिद्धांत क्या होता है? जो काय से प्रभावित होता है, विचारों से होता है, और जो विचारक है, जो कि विचार करते हैं, उनके दिशा निर्देशों का उन पर क्या होता है, प्रभाव होता है, पूरा डायरेक्ट इफेक्ट होता है। अब जो प्रबंध के सिद्धांत रहे वो कैसे बने, उनका क्रम क्या था, आज उनके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। पहला क्या था अपना प्रबंध का प्रारंभिक स्वरूप, प्रबंध के सिद्धांत का प्रारंभिक स्वरूप। ये क्या होता था, जिसमें क्या होता रहा कि इस समय एक कथा या फिर बोल सकते हैं अपन कहानी प्रचलित है कि आज से लगभग 3000 से 4000 ईसा पूर्व एक जो मिस्र का राजा रहा, उन्होंने एक ऐसे पिरामिड के निर्माण के लिए काम चालू किया जो कि लगभग 20 वर्षों तक चला, और इस वर्षों में पूरा कार्य सफल हो गया। परंतु पूरा कार्य सफल होने तक किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। अर्थात क्या हुआ कि प्रबंध के सिद्धांतों के आधार पर ही कार्य को ऐसे किया गया जो कि कार्य संपन्न होने तक किसी को इसके बारे में इसकी जानकारी नहीं हुई। इसके बाद आगे देखते अपन जो सेकंड विचारक रहे, उनका विचारक क्या रहा। उन्होंने क्लास की प्रमुख सिद्धांत के बारे में देखते हैं। जो विचारक रहे उसमें पहला आता है क्या, विवेकशील आर्थिक विचार। मतलब यहाँ के जो विचारक रहे इसमें प्रमुख कौन है, अपना पर्सिवल वाइटर। कौन है? पर्सिवल वाइट है। इन्होंने क्या बोला था कि जो व्यक्ति होता है, जो एक कर्मचारी या फिर व्यक्ति जो होते हैं, वो मूलतः आर्थिक लाभों से प्रभावित होता है। मतलब इन्होंने जो प्रथम अपना विकासशील आर्थिक विचारक जो रहा, उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति होता है वो आर्थिक लाभ क्या होते हैं, आर्थिक लाभ क्या होते हैं, वही होते हैं जो प्रलोभन के मायने से आता है, जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के उद्देश्य से काम करते हैं, उनके रूप में प्रस्तुत किया गया। जबकि उसके बाद आता है फिर वैज्ञानिक प्रबंध, जिसके प्रमुख कौन है, F.W. टेलर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे इसके बारे में अपन बात करेंगे। इन्होंने अपने वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन मार्ग के बारे में बताया और बहुत सारे थ्योरी दी जो अपन आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं अपन अफसरशाही संगठन। इसके जो प्रमुख रहे, अफसरशाही संगठन के जो प्रमुख रहे वो कौन रहे, अपने मैक्स वेयर। कौन थे? मैक्स वेयर। अफसरशाही संगठन में क्या हुआ, इन्होंने बताया कि इनके विचार क्या थे कि जो पावर होती थी, जो प्रबंधकों की जो पावर होती है, अगर उसका गलत यूज कर लिया गया, अगर उसका सही तरीके से प्रॉपर यूज नहीं किया गया, तो उससे जो अपन को क्या होगा, नुकसान होगा। उन नुकसानों को कैसे अपन कम कर पाएंगे या फिर कैसे उन नुकसानों का भरपाई कर पाएंगे, ये सब किसने बताया था, मैक्स वेयर ने बताया था। अपने कौन से विचारों में बताया, उन्होंने बताया अपने अफसरशाही संगठन के विचारों में बताया था। इसके बाद आगे देखते इसी में आता है फिर क्या, श्रम विभाजन व श्रम विशिष्टीकरण। श्रम विभाजन क्या होता है, कार्यों को बांटना। क्या होता है, कार्यों को बांटना। और श्रम विशिष्टीकरण क्या होता है, उस कार्यों में व्यक्ति को क्या बना देना, परफेक्ट बना देना। क्या बना देना, परफेक्ट बना देना। अब ये कैसे काम करता है तो समझो। अपन क्या किए, पहले कार्यों को डिवाइड कर दिए। किसी व्यक्ति को, या 4 व्यक्ति मान लो, 4 व्यक्ति को अपन काम डिवाइड कर दिए ABC के द्वारा। पहला व्यक्ति A काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति B काम कर रहा है, तीसरा व्यक्ति C और चौथा D काम कर रहा है। तो एक पहला जो व्यक्ति होगा वो एक कामों के लिए क्या हो जाएगा, निपुण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वही काम वो बार बार कर रहा है, तो वो उस काम के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ के जो विचारक रहे, सम विभाजन और विशिष्टीकरण के जो विचारक रहे,
उन्होंने प्रबंध सिद्धांत को काय के रूप में प्रस्तुत किया? श्रम के विभाजन या विशिष्टीकरण के रूप में प्रस्तुत किया। फिर आगे देखते हैं फिर नाउ क्लासिकी सिद्धांत और जो नाउ क्लासिकी सिद्धांत और मानवीय संबंध, इनका जो नाउ क्लासिकी का सिद्धांत था, उन्होंने मानवीय संबंध में अपने क्या दिए थे? विचार प्रस्तुत किए थे। वो है क्या? इनका जो विचार हुआ था या फिर विकास हुआ था विचारों का, वो कब हुआ था? 1920 से लेकर 1950 के मध्य हुआ था। मतलब क्या हुआ कि नाउ क्लासिकी सिद्धांत में मानवीय संबंध के बारे में कब बताया गया था? तो अपन को 1920 से 1950 के मध्य जो विचारक रहे उन्होंने इसके बारे में बात की थी। आगे देखते हैं इसमें है क्या स्पेशल। तो जो कर्मचारी होते रहे, इन्होंने बताया कि जो कर्मचारी होते रहे वो नियम, शक्ति और जो आर्थिक लाभ है उससे प्रभावित होने की अपेक्षा, मतलब उससे तो प्रभावित होते थे परंतु उसकी अपेक्षा वो और किन रीजनों से ज़्यादा इफेक्ट होते रहे? वो होते रहे मोटिवेशन और उनका जो एंगल रहा, समाज को देखने का जो नज़रिया रहा, उससे वो इफेक्ट होकर काम को करते थे। परंतु इससे पहले क्या होता रहा? इससे पहले बोला जाता रहा कि जो अपने वर्कर हैं वो केवल नियम, कानून और जो ऊपर से जो ऑर्डर आते हैं और जो उनका जो एक मेन पर्पस रहता है क्या? प्रॉफिट अर्न करना, मात्र उससे वही लेके क्या करते थे? वो अपना वर्क करते थे। परंतु ऐसा नहीं है। किसके अकॉर्डिंग? अपने नाउ क्लासिकी सिद्धांत के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो वर्कर होते हैं वो इनके अलावा और किन कारणों से काम करते हैं? तो वो मोटिवेट होके काम करते हैं और जो उनका समाज के प्रति उनका एंगल जो रहता है, उनका जो अप्रोच रहती है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, इसमें मानवीय और व्यवहारिक तत्वों को सिद्धांत के रूप देने का विचार प्रस्तुत किया गया था। मतलब जो नाउ क्लासिकी सिद्धांत रहा उसमें ऐसे विचार प्रस्तुत किए गए जो कि बताते हैं कि जो व्यवहारिक और जो मानवीय तत्व है उनको सिद्धांत में शामिल कर लिया जाए। इसके बाद आगे देखते हैं अपन क्या कि संगठनात्मक प्लस मानवतावाद में विज्ञान। इन विचारकों के ये मत रहा कि जो अपना प्रबंध है और जो प्रबंध के सिद्धांत है उसमें अपन मानव विज्ञान के जो कुछ अपने क्या शास्त्र वगैरह उनको शामिल किया जाए। जैसे इसमें प्रमुख है डगलस और अब्राहम। इन्होंने क्या बोला कि अपने संगठन में मानवतावाद में क्या होना चाहिए? संगठन में मानवतावाद में क्या आना चाहिए? अपना विज्ञान शामिल होना चाहिए। इसलिए इन्होंने मनोविज्ञान शास्त्र, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के रूप में के ज्ञानों का प्रयोग अपने विचारों में किया और कहा कि इन ज्ञानों को काय में शामिल किया जाए? अपने संगठनात्मक एवं मानवतावाद में शामिल किया जाए। इसके बाद अपन आगे देखेंगे कि जो सिद्धांत है उसके प्रॉफिट क्या है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है अपना क्या रहा? प्रबंध के महत्व और विशिष्टता के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कि प्रबंध के नेचर या फिर प्रबंध की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो पहला क्या लिखा है कि प्रबंध क्या है? व्यवहार व शोध द्वारा निर्मित होता है। मतलब व्यवहार, बिहेवियर या फिर रिसर्च द्वारा निर्मित किया जाता है। अब वो कैसे होता है कि जो प्रबंधक हैं उनका विचार जो होगा वही काय का रूप ले लेता है? एक सिद्धांतों का रूप ले लेता है। जैसे प्रबंध का जो विचार है कि प्रबंध बोलता है ये प्रबंधक जो पुराने हैं या फिर प्राचीन लोग हैं या फिर जो बहुत लंबे समय से कार्य करते आ रहे हैं, उनका कहना है कि अगर कार्य जो को आपको पाना, अगर लक्ष्य को आपको पाना है तो आपको अनुशासन रहना या फिर अनुशासित रहना बहुत ज़रूरी है। तो यही काय का रूप ले लेगा, फिर वो सिद्धांत के रूप में ले लेगा। क्यों? क्योंकि उनका जो कहना है वो सही होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है, उन्होंने उसमें क्या किया? रिसर्च किया है कि ये काम करने से ये अपन को प्रॉफिट होता है। इसलिए बोला जाता है कि जो प्रबंधक के जो सिद्धांत होते हैं वो कैसे होते हैं? व्यवहारिक और रिसर्च के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिर आगे देखते हैं, आगे जो अपना क्या है? कारण और परिणाम से संबंधित होता है। मतलब जो प्रबंध के सिद्धांत अपन को पता है ना, सिद्धांत कैसे बनाए जाते हैं? पहले कारण देखा जाता है, उनका रिजल्ट क्या होता है वैसा देखा जाता है। जैसे न्यूटन का जो नियम रहा, न्यूटन ने क्या देखा कि उनके सिर पे क्या गिरा था? एप्पल गिरा था। पर क्यों क्यों गिरा एप्पल? ठीक है, इसके बारे में उन्होंने क्या किया? खोजा, उनका कारण निकाला, कारण के बाद एक मायने से क्या निकाला? उन्होंने रिजल्ट निकाला। इसी प्रकार जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो भी रीजन को देखा जाता है, उन रीजन को अपन को प्रॉफिट क्या हो रहा है या फिर उन रीजन के रिजल्ट क्या हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, उन पर डिपेंड करेगा कि प्रबंध के सिद्धांत क्या और कैसे होंगे। उसके बाद आगे देखते हैं अपन क्या जी कैसे होते हैं लोचशील। कैसे होते हैं लोचशील? अब लोचशील की मीनिंग क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी। क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? जो आसानी से ऊपर नीचे या फिर ऐसा मुड़ जाए। परंतु यहाँ पर जो प्रबंध है,
ठीक है। इसके जो नियम है वो कैसे होंगे, ऊपर नीचे होते रहते, पर कैसे होते हैं, तो वो आवश्यकताओं को देखते हुए, अपने टारगेट को अचीव करते हुए देखते हैं कि उनको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कैसे उनको बैक होना है या फिर कैसे उनको फ्रंट पे जाना है। या फिर जैसे अपन बात करते हैं क्रिकेट में क्या होता है कि एक जो बैट्समैन होता है, या तो वो कभी फ्रंट फुट में खेलेगा या फिर वो बैक फुट पे आके खेलेगा। मतलब एक जगह स्टेबल होके खेलेगा क्या, नहीं, पॉसिबल नहीं है। अगर वो स्टेबल होके खेलेगा तो उसके चांसेस ज़्यादा नहीं कि वो क्या हो जाए, आउट हो जाए। उसी प्रकार जो एक प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो कैसे होते हैं, अपने लोचशील होते हैं। लोचशील में क्या होता है कि वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए या तो बैक होते हैं या तो फिर फ्रंट से लीड करते हैं। इसके बाद आगे जो है, आगे अपन देखते हैं क्या, जो प्रबंध के सिद्धांत है वो कैसे होते हैं, अपने सार्वभौमिक होते हैं। कैसे होते हैं, सार्वभौमिक की मीनिंग क्या होती है, सार्वभौमिक मतलब क्या होता है कि जो यूनिवर्सल मतलब सभी जगह जिसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसी प्रकार जो प्रबंध का सिद्धांत है वो किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए नहीं है, इसका उपयोग या फिर एक क्षेत्र या फिर एक कार्य के लिए इसका यूज नहीं किया जाता। इसका उपयोग अनेक या फिर सभी कार्यों के लिए अपन कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं अपन अगला जो पॉइंट है, ये क्या होता है, मानवीय व्यवहारों द्वारा प्रभावित होता है। मानवीय व्यवहारों द्वारा क्या होता है, ये प्रभावित होता है। जैसे अपन ने इससे पहले जो अपन ने क्या देख रहे थे, सिद्धांत देख रहे थे, सिद्धांत के विचारक देख रहे थे अपन ना, जो विचारकों ने अपने अपने अकॉर्डिंग जो अपने विचार दिए उसके अकॉर्डिंग कैसे अपने सिद्धांत बने हैं। उन सिद्धांतों में सबसे पहले देखा गया था कि जो अपना क्या नाम है उसका, जो देखा गया था उसमें क्या नाम है उसका, पर्सिवल जो वाइट रहा, उन्होंने ये बोला था कि जो कर्मचारी हैं वो केवल आर्थिक लाभों से प्रेरित होते हैं, वर्क करते हैं, परंतु सिद्धांत अपने क्या होता है, प्रबंध के सिद्धांत में इनको क्या किया, व्यापक रूप से बढ़ाया गया, क्योंकि ये बताता है कि जो मानव होते हैं, मानव शांति कैसे प्रभावित हुआ। क्योंकि पहले क्या हुआ, सिद्धांत के रूप में क्या बताएगा कि जो कर्मचारी वो केवल काय के उद्देश्य से कार्य करते हैं, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं, परंतु जो आधुनिक है, आधुनिक युग में उसका क्या हुआ, क्लासीफाई हुआ, उसका और ज़्यादा मॉडर्न बना अपना सिद्धांत। और उसमें बताया गया कि जो मानव या जो कर्मचारी है वो केवल उनका प्रमुख टारगेट ये नहीं होता कि उनको प्रॉफिट अर्न करना है, इसके अलावा भी वो समाज की दृष्टि से या फिर रूल और नियम के अकॉर्डिंग भी क्या करते हैं, काम करते हैं। इसी कारण बोला जाता है जो प्रबंध का जो सिद्धांत है वो क्या होता है, मानव से इफेक्ट होता है। तो अपन ने पहले देखा विशेषता में प्रबंध के सिद्धांतों की क्या होता है, ये व्यवहार एवं शोध से निर्माण होता है। मतलब इसका निर्माण कैसे होता है, व्यवहार एवं रिसर्च से होता है। इसके बाद अपन ने देखे क्या, ये कारण एवं परिणाम से संबंधित होता है। फिर अपन ने देखे क्या, ये जो प्रबंध के सिद्धांत है वो कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। फिर इसके बाद अपन ने देखे जो प्रबंध के सिद्धांत है वो सार्वभौमिक मतलब इसका अप्लाई सभी जगह या फिर यूज सभी जगह हो सकता है। फिर इसके बाद देखिए अपन ने क्या कि जो प्रबंध के सिद्धांत है वो कैसे इफेक्ट होते हैं, अपने मानवीय व्यवहारों से इफेक्ट होते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो प्रबंध के सिद्धांत है इसका इम्पोर्टेंट क्या है, इसका महत्व क्या है अपने लिए। देखते हैं आगे। तो प्रबंध के सिद्धांत के महत्व के लिए एक स्टेटमेंट याद रखना कि जो प्रबंध के सिद्धांत है वो प्रबंध हेतु प्रकाश पूंजी की तरह है। आगे देखते हैं अपन प्रबंध के महत्व में आते हैं। तो पहला क्या, अपना प्रबंध की प्रकृति को समझने में सहायक होता है। मतलब अपन को काम क्या है वो तो पता चल गया, पर इस काम में किस प्रकार का प्रबंधन चाहिए ये कैसे पता चलता है, प्रबंध सिद्धांत के माध्यम से ही पता चलता है। इसी के स्टेटमेंट में जो अपना कुंटज और ओडोनेल है उन्होंने बोला कि व्यवस्थित अनुभव सिद्ध सिद्धांतों के अभाव में जो प्रबंध शास्त्र है और उसका जो ज्ञान है वो कैसा है, अधूरा है। आया समझ में। इसके बाद आगे देखते हैं अपन। सेकंड जो आता है वो कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। प्रबंध के सिद्धांत कार्य क्षमता में वृद्धि कैसे करेंगे, क्योंकि ये बताते हैं काम को कहाँ और कैसे करना है, वो तो प्रबंध भी बताता है, परंतु इसके अलावा और क्या है, ये जैसे सम विभाजन हो गया। सम विभाजन मतलब क्या होता है कि काम को क्या कर दो, बांटना, काम को क्या करना, बांटना। इसी कारण क्या होता है कि जो काम होता है बहुत ही कम समय में और जल्दी ही संपन्न हो जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं अपन। फिर आगे आता है क्या, स्वस्थ मानवीय संबंध। अगला क्या अपना स्वस्थ मानवीय संबंध। मतलब जो प्रबंध है और जो प्रबंध के आसपास जितने भी कर्मचारी के आते हैं उसके अंदर में आते हैं, उनके बिहेवियर को ये क्या बनाता है, संतुलित बनाता है। मतलब इनका संबंध और जो कर्मचारी वर्कर वगैरह का जो संबंध है आपस में कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, एकदम सामान्य होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। ऐसा ये क्या बनाता है, पर्यावरण या परिवेश बनाता है। आगे देखते हैं अपन क्या,
जो प्रबंध होता है वो मार्गदर्शक होता है। क्या होता है? प्रबंध के जो सिद्धांत है, प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं? मार्गदर्शक होते हैं। मतलब मार्गदर्शक क्या होता है? जो अपन क्या करता है? गाइड करता है, जो बताता है कि कैसे और किसी काम को कैसे करना चाहिए। प्रबंध का सिद्धांत और प्रबंध के महत्व में कंप्लीट होने के बाद, प्रबंध के सिद्धांत और प्रबंध के महत्व और उनकी विशेषताएं कंप्लीट होने के बाद अब बात करते हैं अपन हेनरी फ्यूल के बारे में, क्योंकि हेनरी फ्यूल ने प्रबंध के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसका नाम क्या था? फ्यूल का समान प्रबंध सिद्धांत। जो फ्यूल रहे इन्होंने इस सिद्धांत को अपनी बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो कि 1916 में क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी, उसमें उन्होंने वर्णित किया है। और जो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो बुक है वो आधुनिक प्रबंध में अग्री है। अग्री मतलब जो आधुनिक प्रबंध है उसका क्या करती है? लीड करती है। आगे देखते हैं अपन कि जो हेनरी फ्यूल रहे उन्होंने प्रबंध हेतु क्रियात्मक एंगल का उपयोग किया है। कौन सा दृष्टिकोण का उपयोग किया है? क्रियात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है। वहीं आगे देखते हैं कि जो हेनरी फ्यूल रहे उन्होंने व्यवसाय के कार्य को परिभाषित करते हुए 6 कार्यों में विभाजित किया है। पहला उन्होंने बताया है कि पहला कार्य क्या होता है? तकनीकी का कार्य होता है, जो कि उत्पादन, जो कि काय का काम देखता है? उत्पादन का और निर्माण का काम देखता है। दूसरा होता है वाणिज्यिक कार्य। वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल कार्य क्या होता है कि ये कहता है क्या है? विक्रय, क्रय, इन कार्यों को देखता है। इसके बाद अगला आता है वित्तीय कार्य। वित्तीय मतलब फाइनेंस संबंधित जो जितने भी कार्य रहते हैं, जैसे पूंजी कहाँ से आई, कितनी आएगी और कितनी मात्रा में लगाना चाहिए, ये कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आगे आता है क्या? सुरक्षात्मक कार्य। सुरक्षात्मक कार्य मतलब क्या होता है? इसमें व्यापार की सुरक्षा के साथ साथ जो कर्मचारी उनकी भी सुरक्षा का विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आगे आता है फिर क्या? लेखा संबंधी कार्य। लेखा संबंधी कार्य क्या होते हैं कि आपके जो बिजनेस व्यापार जैसे खाता बही, लेखांकन वगैरह का जो काम होता है वो इस कार्य के अंतर्गत आता है। इसके बाद आगे देखते हैं इन्होंने बोला क्या? लास्ट में प्रबंधकीय कार्य। क्या बोला? जो प्रबंधकीय कार्य है वो काय के माध्यम से होता है? नियोजन के माध्यम से होता है। उसके बाद फिर संगठन बनाना पड़ता है, फिर उसमें डायरेक्शन देना पड़ता है, फिर समन्वय, फिर बहुत सारी चीज़ें और आएगी। इसके बाद जो इन्होंने अपने कार्य को बताने के बाद इन्होंने अपने सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया है। इनके जो प्रमुख सिद्धांत के रूप में है, पहला सिद्धांत क्या है? श्रम विभाजन। क्या है? श्रम विभाजन का सिद्धांत। अब जो श्रम विभाजन होता क्या है वो समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन मान लेते हैं कि अपन किसी काम को लिए हैं, या फिर मान लेते हैं अपन ऐसा कोई काम ले रहे हैं जिसमें बहुत से लोगों का इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे घर बनाने का काम लेते हैं, तो घर बनाने का काम क्या होता है? सामूहिक प्रयासों द्वारा होता है। कोई अगर क्या करेगा, कोई पानी सिंचाई का काम करे, कोई ईंटें या फिर रेत लाने का काम करेगा, तो मतलब काम को अलग अलग डिवाइड करके ही किया जाएगा, तो वो काम क्या होगा? बहुत ही जल्दी संपन्न होगा। अगर एक ही काम कोई करेगा, जैसे कोई रेत लाने का काम कर रहा है या कोई पानी लाने का काम कर रहा है, तो वो काम प्रॉपर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसलिए हेनरी फ्यूल ने अपने सिद्धांत में बताया है कि श्रम विभाजन होना चाहिए। और श्रम विभाजन का सिद्धांत उन्होंने देते हुए कहा कि काम को या फिर कार्य को विभिन्न माध्यमों में विभाजित करके किया जाना चाहिए। इसके बाद आगे देखते हैं इन्होंने अपने अगले सिद्धांत में बोला कि अधिकारों व उत्तरदायित्व। काय के बारे में बोला है? अधिकारों व उत्तरदायित्व के बारे में बताया है। ये सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या होता है? इन्होंने बताया है कि जो कर्मचारी वर्कर वगैरह हैं या फिर जो बिजनेस का क्या है अधिकार लेने या डिसीजन लेने का जो काम है किसी एक व्यक्ति के पास ही होना चाहिए, या फिर किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही ये सब काम को किया जाना चाहिए। अगर उस डिसीजन से प्रॉफिट हो रहा है तो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जो डिसीजन लिया है। कि लॉस हो रहा तो भी उसके लिए कौन होगा रिस्पॉन्सिबल? जो उसका डिसीजन लिया है। इसके बाद आगे देखते हैं फिर अनुशासन। क्या है? अनुशासन। अनुशासन मतलब क्या होता है? नियम के अकॉर्डिंग चलना बोल सकते हैं अपन, है ना इसको। मतलब ये है कि किसी कार्य को करने के लिए जब तक अपन क्या नहीं होंगे? अनुशासित नहीं होंगे, जब तक वो काम अपन कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए हेनरी फ्यूल ने अपने सिद्धांतों में अनुशासन के सिद्धांत पे शामिल किया है और बताया है कि अगर किसी भी कार्य को संपन्न करना है या फिर किसी भी लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो कर्मचारी या फिर उस पूरे के पूरे कार्य में जितने भी लोग शामिल हैं उन सब के बीच अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। आगे फिर अपन देखते हैं अगला क्या है? आदेश की एकरूपता। आदेश की एकरूपता मतलब कहने का मतलब ये है कि अपन को पता है ना कि जो व्यवसाय का कार्य रहता है बहुत ही लेवल में डिवाइड रहता है, हाई लेवल, मीडियम लेवल पे लो लेवल। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक व्यक्ति के द्वारा इन सबको क्या जाना चाहिए?
ऑर्डर जाना चाहिए। मान लेते हैं अगर लो लेवल अपने अधीनस्थ कर्मचारियों या वर्करों को आदेश देता है और उसका ऑर्डर जो मिडिल लेवल है उससे क्या हो गया, भिन्न हो गया, तो क्या हो गया कि जो टारगेट अपन अचीव करना चाहते हो वह टारगेट में पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो अपना ऑर्डर है वो किसी एक के माध्यम से ही नहीं मिल रहा है, उसमें चेंजेस होते जा रहे हैं। इसलिए हेनरी फ्योल ने बोला है कि जो ऑर्डर होता है, जो आदेश होता है, उसमें कैसे होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। आगे देखते हैं, फिर आगे उन्होंने बोला है सामुदायिक हित सर्वोपरि का सिद्धांत दिया है। इन्होंने क्या बोला है कि जो सामुदायिक हित होता है वो सर्वोपरि होना चाहिए। इसको क्या बोला जाता है, सहकारिता का सिद्धांत बोला जाता है। और क्या बोला जाता है इसको, सहकारिता का सिद्धांत। क्यों बोला जाता है सहकारिता का सिद्धांत? ये होता है क्या, वो समझते हैं। जैसे क्या है, एक व्यक्तिगत जो हित होते हैं, जो व्यक्तिगत जो क्या होता है अपना लाभ होता है, उनको इसमें शामिल न करने की बजाय सामूहिक जो लाभ या हित होता है उनको ज़्यादा महत्व देना चाहिए। मतलब अगर जब कंपेयर करने की बात है या फिर अगर चॉइस करने की बात आए तो व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग करके जो सामूहिक हित है उनके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, उनको ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके बाद आगे देखते हैं अपन पारिश्रमिक काय के बारे में बात आ रही है। फिर पारिश्रमिक मतलब क्या होता है, वेतन। क्या होता है, वेतन। मतलब वेतन का सिद्धांत या पारिश्रमिक का सिद्धांत क्या है हेनरी फ्योल का? इन्होंने बताया कि जो वर्कर है, जो कर्मचारी है, उनको उनके काम के अकॉर्डिंग, उनके कार्य के अकॉर्डिंग सही जो उनका पारिश्रमिक बनता है उनका भुगतान समय पर करना चाहिए। जिससे क्या होगा, अगर समय पर नहीं करोगे तो क्या होगा, वर्कर आपसे क्या हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे और जो काम करने वाले हैं या भी वो काम जो कर सकते वो काम वो नहीं करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं अपन, आगे क्या अपना केंद्रीकरण। क्या है, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या होता है, एक होता है केंद्रीकरण और एक होता है क्या, विकेंद्रीकरण। इसमें क्या होता है, केंद्रीकरण में किसी भी काम को किसी एक के द्वारा निर्धारित किया जाता है और किसी एक के माध्यम से डायरेक्ट किया जाता है। तो हेनरी फ्योल का केंद्रीकरण का सिद्धांत बताता है कि किसी का जो काम है, किसी भी जो काम है या एक टारगेट है, उसका जो प्रबंधक या जो लीडर होगा वो क्या होगा, कोई एक होगा। मतलब इसमें विभिन्न विकेंद्रीकरण तो होगा। विकेंद्रीकरण कब होगा, जब ऊपर वाले क्या करेगा, एक ही ऑर्डर देगा, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग फिर क्या करेंगे, काम करेंगे। मतलब ये है कि मान लो जो प्रशासन ने कुछ और ऑर्डर दिए या फिर टारगेट सेट किया है, प्रबंधन ने कुछ और काम कर रहा है और जो संगठन है वो कोई और काम कर रहा है। तो इससे क्या होगा, जो अपनी पावर है वो क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, उसका विकेंद्रीकरण हो जाएगा और जो अपना टारगेट है वो अपन उसको अचीव कभी नहीं कर पाएंगे। परंतु अगर इसी में क्या होता है कि जो अपना ऑर्डर हो गया, जो अपना डिसीजन लेने की या फिर टारगेट डिसाइड करने का जो क्या हो गया अपना कार्य हो गया, वो किसी एक के द्वारा किया जाता है, तो ये प्रॉपर तरीके से क्या करेगा, अपना वर्क करेगा। इसलिए बोला है हेनरी फ्योल ने, जो कार्य और डिसीजन होता है उनमें क्या होना चाहिए, केंद्रीकरण होना चाहिए और उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर कार्यों का क्या होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे आता है फिर सोपान श्रृंखला। क्या आता है, सोपान श्रृंखला। ये होता क्या है, तो इसमें जो आदेश रहते हैं, जो अपने आदेश जो दिया जाता है उसमें एक रूपता से जो निर्मित जो श्रृंखला होती है उसको बोलते हैं अपन क्या, सोपान श्रृंखला। इसको हेनरी फ्योल ने और परिभाषित करते हुए बोला है कि जो एक सोपान श्रृंखला होती है वो पुल गैंग या फिर गैंग प्लैंक की भांति होती है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, और अगर आदेश की एक रूपता है जो कि सोपान श्रृंखला का रूप ले ली है, परंतु अगर वो आदेश अपने लिए क्या है, डिफेक्टिव है, मतलब इफेक्ट उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें क्या हो सकता है, उनमें चेंजेस या फिर उनको तोड़ा भी जा सकता है। इसके बाद आगे देखते हैं, अगला क्या है, व्यवस्था या फिर अरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्या होता है, अरेंजमेंट का सिद्धांत क्या बताता है अपन को कि हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग जो अपना काम है वो प्रॉपर वे के तरीके में होना चाहिए और जो कार्य है उसका प्रॉपर तरीके से ऑर्डर सिस्टम होना चाहिए। मतलब स्टेप बाय स्टेप अपन को पता होना चाहिए कौन सा काम कब और कैसे करना, इसके बाद कौन सा काम आएगा और कब तक ये काम को करना, पूरा कंप्लीट करना अपन को पड़ेगा। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है, इक्विटी। क्या है, समता। समता क्या होता है कि सभी कर्मचारी, सभी वर्कर, सभी मजदूरों के प्रति जो प्रबंध का जो नज़रिया वो कैसा होना चाहिए, एकदम इक्वल होना चाहिए, या फिर किसी एक को लेके वो हाईलाइट ना करे या फिर उसको ज़्यादा प्रायोरिटी ना दे या फिर ज़्यादा उसको महत्व ना दे या फिर किसी एक पक्ष के बारे में ज़्यादा नेगेटिविटी ना भरे। मतलब ये क्या है कि सब लोगों को एक ही नज़रिए से वो देखना चाहिए। इसके बाद आगे देखते हैं, उन्होंने बताया क्या, पहल शक्ति का सिद्धांत दिया है। पहल शक्ति क्या होती है, किसी व्यक्ति या फिर वर्कर के अंदर जो उसकी आंतरिक जो शक्ति होती है, जो कार्य करने के ऊपर जो डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं क्या, पहल शक्ति। ये कैसे आती है, ये मोटिवेट करने से आती है। कैसे आती है, मोटिवेट करने से आती है।
इसके बाद क्या होता है, ये क्या होती है, पहल शक्ति क्या होती है, आंतरिक प्रक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि ये पहल जो शक्ति होती है वो किसी काम को स्वयं से लीड करने से संबंधित होता है। जैसे अपन को बोला जाता है कि कोई आपको काम करना है और आप 5 लोग हैं, तो 5 लोग में कोई एक व्यक्ति अपन को स्वयं से खुद बोलेगा कि हाँ ये मैं काम मैं कर सकता हूँ, तो इसी को बोला जाता है पहल शक्ति, जो कि आंतरिक शक्ति का भाग होती है। इसके बाद इतना कंप्लीट होने के बाद अपन ने देख लिया कि हेनरी फ्यूल के सिद्धांत क्या क्या थे। सबसे पहले अपन ने हेनरी फ्यूल के सिद्धांत के बारे में बात किया, तो पहले उन्होंने सिद्धांत दिया सम विभाजन का सिद्धांत, फिर उन्होंने काय का सिद्धांत दिया, अधिकार व उत्तरदायित्व का सिद्धांत, फिर उन्होंने बोला अनुशासन का सिद्धांत दिया, फिर उसके बाद आदेश की एकता का सिद्धांत दिया, फिर उन्होंने बोला कि सामुदायिक हित सर्वोपरि होना चाहिए, जिसको क्या बोला जाता है, सहकारिता का सिद्धांत बोला जाता है। इसके बाद उन्होंने पारिश्रमिक का सिद्धांत दिया, फिर केंद्रीकरण का सिद्धांत दिया, इसके बाद फिर सोपान श्रृंखला का सिद्धांत दिया, इसके बाद क्या बोला उन्होंने, व्यवस्था का सिद्धांत दिया, फिर इक्विटी, और लास्ट में क्या हुआ, पहल शक्ति का सिद्धांत दिया। परंतु क्या हेनरी फ्यूल का सिद्धांत उतना महत्व है या नहीं है, तो आगे देखते हैं। तो जो हेनरी फ्यूल का सिद्धांत है वास्तव में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हेनरी फ्यूल के सिद्धांत को ही प्रबंधन का फर्स्ट या फिर पहले सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जो हेनरी फ्यूल है अपने सिद्धांतों में व्यवहारिक, मतलब उनका जो प्रैक्टिकली जो उनका नज़रिया था वो, और जो उनका ज्ञान था, नॉलेज रहा, उनके आधार पर उन तत्वों को शामिल किया जो आज भी सिद्धांतों के रूप में माने जाते हैं, मतलब उस सिद्धांतों को में आज भी शामिल किए जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहा अपना क्या था, आज का टॉपिक रहा प्रबंधन के सिद्धांत, उसकी विशेषता, उसकी महत्व और हेनरी फ्यूल के सिद्धांत। आने वाले टॉपिक में अपन देखेंगे कि जो टेलर का जो सिद्धांत है और जो हेनरी फ्यूल का सिद्धांत है उसमें क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, और कौन कितना प्रभावी रूप से कार्य करता है। तो क्लास समाप्त करने से पहले एक जो क्वेश्चन है जो कि लास्ट वीडियो में मेरे द्वारा पढ़ाया गया था, प्रबंधन में जो कला एवं विज्ञान होता है वो एक ही सिक्के की 2 पहलू के रूप में होते हैं। ये जो स्टेटमेंट है वो किस विचारक का है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।